नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली को हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। इस इवेंट के लिए PM मोदी आज ही अमेरिका के वाशिंगटन DC से न्यूयॉर्क पहुंचे थे। उन्होंने UNGA के 76वें समिट में अपनी तकरीर की शुरुआत नमस्कार साथियों कहकर की। तकरीर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सदारती ओहदा संभालने के लिए अब्दुल्ला जी को बधाई। ये डेवलपिंग नेशंस के लिए फ़ख्र की बात है। पिछले 1.5 साल से हम 100 साल बाद आई सबसे बड़ी वबा का सामना कर रहे हैं। ऐसी वबा में ज़िंदगी गंवाने वाले लोगों को उन्होंने खिराज अक़ीदत पेश किया। PM मोदी ने चाणक्य को कोट करके UN पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, जब सही वक्त पर सही काम नहीं किया जाता तो वक्त ही उस काम की कामयाबी को नाकाम कर देता है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को खुद में सुधार करना होगा। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को कोविड, दहशतगर्दी और अफगान बहरान ने और गहरा कर दिया। PM मोदी ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को टूल की तरह यानी एक औजार की तरह इस्तेमाल करने वाले मुल्कों पर ये भारी पड़ सकता है। हमें मुहतात रहना होगा कि अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल कोई मुल्क अपने मफाद के लिए ना कर सके। वहाँ की ख़वातीन और बच्चों को संभालना है। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। मैं आज पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जोसेफ R. बाइडेन ने हिंदुस्तान और अमरीका को दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क होने के नाते एक दूसरे के सबब करीबी शराकतदारी करार देते हुए आज इस बात पर जोर दिया कि कोविड और मौसमियाती तब्दीली समेत तमाम आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करें। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर के ओवल ऑफिस में बाइडेन ने मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के इफ्तिताही बयान के बाद वफद की सतह की मुलाकात हुई, जो तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। हिंदुस्तानी वफद में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, सेक्रेटरी ख़ारजा हर्षवर्धन श्रृंगला, अमरीका में हिंदुस्तान के सफ़ीर तरनजीत सिंह सिंधु और वजारत ख़ारजा में जॉइंट सेक्रेटरी वानी राव शामिल थे। ओवल ऑफिस में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करते हुए अमरीकी सदर बाइडेन ने कहा कि हिंदुस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के नाते करीब और मजबूत होने वाले हैं। इस वक्त उन ताल्लुकात में एक नया बाब भी शुरू होगा। बाइडेन ने कहा कि मुझे बहुत पहले से यकीन है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत से आलमी चैलेंजेस को हल करने में माउन साबित हो सकते हैं। सन 2006 में नायब सदर बनने के बाद मैंने कहा था कि 2020 तक हिंदुस्तान और अमेरिका दुनिया के करीब तरीन ममालिक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर कोविड की वबा का खात्मा कर सकते हैं।
बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका के पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। Similarly, Mr. President, between India and the United States, trade will continue to assume importance, and we find that the trade between our two countries are. हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जम्मू कश्मीर का मसला उठाए जाने पर करारा जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान के अटूट अंग और लाजिम मलजूम हिस्से थे और रहेंगे। पाकिस्तान यहां से अपना गैर कानूनी कब्जा फौरी तौर पर खाली करे। यूएन मिशन में हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी सिन्हा दुबे ने यूएनजीए में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ रखते हुए कहा कि मैं यहाँ एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा हिंदुस्तान का अटूट अंग और लाजिम व मलजूम हिस्से थे और रहेंगे। उनमें वो इलाके भी शामिल है जिन पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है। हम पाकिस्तान से इसके गैर कानूनी कब्ज़े वाले तमाम इलाक़ों को फौरी तौर पर खाली करने का मुतालबा करते हैं। हिंदुस्तान के जवाब देने के हक़ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हुकूमती पॉलिसी के तहत दहशत गर्दों को खुलेआम हिमायत, तरबियत, माली इमदाद और असलहा फराम करता है। उसकी ज़मीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से कलअदम दहशत गर्दों की सबसे ज़्यादा तादाद की मौजूदगी का रिकॉर्ड है। दुबे ने अमन की शराइत के बारे में कहा कि हम पाकिस्तान समेत अपने तमाम हमसायों के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं, ताहम एक साजगार माहौल बनाने की सिमत में ईमानदारी से काम करना पाकिस्तान पर मुनसर करता है। उसके तहत पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी तरह से सरहद पार दहशत गर्दी के लिए उसके कंट्रोल में आने वाले किसी भी इलाके के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देने के लिए काबिल एतमाद और काबिल तस्दीक कार्रवाई करनी होगी। दुबे ने पाकिस्तान में अक़लियतों के हालात का हवाला देते हुए कहा कि आज पाकिस्तान में अक़लियती सिख, हिंदू और ईसाई मुसलसिल खौफ और अपने हुकूक़ के सरकारी हिमायत याफ्ता इस्तेसाल के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एक ऐसी हुकूमत है जहाँ लीडर यहूदी मुखालिफ जज्बे को आम और जायज़ समझते हैं। इख्तलाफात की आवाज़ों को रोज़ाना दबा दिया जाता है और गायब कर दिए गए और क़ानून की आड़ में मार डाले गए लोगों के बारे में फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात तैयार कर लिए जाते हैं। हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ सलूक के ताल्लुक से इमरान खान के दावों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तकसरियत एक ऐसा तस्वुर है जिसे पाकिस्तान के लिए समझना मुश्किल है, जो आईनी तौर पर अपनी अक़लियतों को मुल्क में आला ओहदों तक पहुँचने से रोकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बरक्स हिंदुस्तान अक़लियतों की बड़ी आबादी के साथ एक तकसीरी जमहूरियत है। हिंदुस्तान में अक़लियती सदर, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत मुल्क के आला तरीन ओहदों पर फायज रहे हैं। हिंदुस्तान एक आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया वाला मुल्क है जो हमारे आइन की निगरानी और हिफाजत करता है। Suffered because of their policies. On the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country as acts of terror. Mr. President, this is also the country that still holds the despicable record in our region of having executed a religious and cultural genocide against the people of what is now Bangladesh. As we mark the 50th anniversary this year of that horrid event in history, there is not even an acknowledgement, much less accountability. Today, the minorities of Pakistan, the Sikhs, the Hindus, the Christians, live in constant fear and state-sponsored suppression of their rights. This is a regime where anti-Semitism is normalized by its leadership and even justified. Dissenting voices are muzzled daily, and enforced disappearances and extrajudicial killings are well documented. Mr. President, unlike Pakistan, India is a pluralistic democracy with a substantial population of minorities who have gone on to hold highest offices in the country, including as President, Prime Minister, Chief Justices, and Chiefs of Army Staff. India is also a country with a free media and an independent judiciary that keeps a watch and protects our constitution. Pluralism is a concept which is very difficult to understand for Pakistan, which constitutionally prohibits its minorities from aspiring for high offices of the state.
the least they could do is introspect before exposing themselves to ridicule on the world stage. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड्रेंगुलर फ्रेमवर्क यानी क्वाड को इंडो पैसिफिक खित्ते और दुनिया में अमन और सलामती को यकीनी बनाने वाला एक इत्तेहाद करार दिया और कहा कि हिंदुस्तान मुस्बित सोच के साथ दुनिया और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए आगे बढ़ेगा। अमेरिकी सदर बाइडन की मेज़बानी में व्हाइट हाउस में शुरू होने वाली इस मीटिंग में हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापान के वज़ीर-ए-आज़म योशी हित्सुगा ने शिरकत की। व्हाइट हाउस के एक हॉल में चारों रहनुमा मुख्तलिफ मेज़ों पर सर्कुलर अंदाज में बैठे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सीट के पीछे वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर सेक्रेटरी ख़ारजा हर्षवर्धन श्रृंगला और अमेरिका में हिंदुस्तान के सफ़ीर तरनजीत सिंह सिद्धू बैठे। इस खित्ते को आज़ाद, खुला, पुरअमन, खुशहाल बनाने के लिए जामे नुक़्ते नज़र से कायम इस इत्तेहाद की पहली बराह रास्त मीटिंग का आगाज़ करते हुए अमेरिका के सदर जोसेफ आर बाइडन ने अपने इफ्तिताही कलमात में हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम किया। अमेरिकी सदर ने कहा कि 6 माह कबल मिले थे तो हमने एक आज़ाद और खुले हिंद बहर अलकहल के लिए एक मसावी और मुस्बित एजेंडे को बढ़ाने का पुख्ता आज़म किया था। आज हमें फ़ख्र है कि हमने इस सिमत में शानदार तरक्की की है। अब बात पेट्रोल डीजल के दामों की। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेज़ी के दरमियान हफ्ते के रोज़ घरेलू मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। पेट्रोल की कीमत 20वें दिन मुस्तहकम रही, जबकि गुज़िश्ता रोज़ डीजल की कीमत में 20 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हुआ था। गुज़िश्ता 5 सितंबर को पेट्रोल की कीमतों में 15 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई थी। आज दिल्ली में इंडियन ऑयल पंप पर पेट्रोल 101 रुपये 19 पैसे जबकि डीजल 88 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर पर था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो अगले 15 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुमकिन है। मुल्क के सबसे अहम करार दिए जाने वाले यूपीएससी के सिविल सर्विसेज इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस मरतबा मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला 27 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें से 7 ख़वातीन शामिल हैं। अमरोहा से ताल्लुक़ रखने वाली सदफ़ चौधरी ने कमाल करते हुए 23वां मुकाम हासिल किया। सदफ़ के वालिद बैंक मैनेजर हैं और वो कुछ महीने पहले उत्तराखंड की रोड़की में आबाद हो गए हैं। सदफ़ की कामयाबी इसलिए भी मिसाल बन गई है क्योंकि उसने इस इम्तिहान के लिए कोई कोचिंग नहीं ली और घर में रहते हुए ही तमाम तैयारी की। सदफ़ अब इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी IFS में शामिल होना चाहती है। सिविल सर्विसेज इम्तिहान में पास होने वाले 761 उम्मीदवारों में से 27 उम्मीदवार मुसलमान हैं। ख्याल है कि इस साल सिविल सर्विसेज इम्तिहान पास करने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद में कमी आई है क्योंकि 2019 में 44 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। सदफ़ चौधरी ने 23वां मुकाम हासिल किया और मुस्लिम उम्मीदवारों में अव्वल मुकाम हासिल किया। इसके अलावा सिविल सर्विसेज 2020 में मुल्क भर के 761 उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनमें 545 मर्द और 216 खवातीन शामिल है। शुभम कुमार ने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि जागृति अवस्थी और अंकिता जैन बिल तरतीब दूसरे और तीसरे मकाम पर रहीं। कोऑपरेशन के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने कहा है कि कोऑपरेशन की तहरीक को मजबूत, शफाफ और जदीद बनाने के साथ ही इसमें कानूनी तरमीम की जाएगी ताकि मुल्क के हर शहरी को कोऑपरेशन का फ़ायदा मिल सके। अमित शाह ने हफ्ते के रोज़ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुल्क के पहले कौमी कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का हदफ कोऑपरेशन तहरीक की अफादियत को मौसर बनाकर तमाम शहरियों की इस तहरीक तक पहुँच बनाना है और हर शख्स को कोऑपरेशन तहरीक से मरबूत करके उससे इसका बराह रास्त फायदा देना है। देश के विकास के अंदर सहकारिता का योगदान आज भी है, मगर बहुत सारे आयामों के अंदर आयामों तक हमें पहुंचना बाकी है। हमने इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना पड़ेगा, हमारे काम का दायरा बढ़ाने पड़ेगा, काम के अंदर शिस्त लानी पड़ेगी, काम के अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी और काम के अंदर सहकारिता की भावना को स्वभाव की तरह, संस्कार की तरह घुल मिलकर सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। देश के करोड़ों किसान वंचित,
पिछड़े, दलित, गरीब, उपेक्षित महिलाएं, उनको विकास का मार्ग केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। कई लोग सहकारिता की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। उनको लगता है कि सहकारिता आंदोलन अब इरिलेवेंट हो गया है। मैं बहुत मन से और बहुत मक्कमता के साथ कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन सबसे ज्यादा प्रासंगिक कभी था तो अभी है और बहुत बड़ी मंजिल अभी काटना बाकी है। हर गांव में कोऑपरेटिव के साथ जोड़कर सहकार से समृद्धि, ये मंत्र से हर गांव को समृद्ध बनाना और समृद्ध गांव के संपुट से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकारी आंदोलन की भूमिका होती। सहकारिता शब्द सह और कार्य, ये दो शब्दों से बना हुआ है। मिलजुल कर एक लक्ष्य के साथ भातृभाव से एक दिशा में काम करना ही सहकारिता है। और हम हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूं, हो सकता है कि देश के करोड़ों लोगों की, हम सब कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वालों की। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले दलित बिरादरी के लोगों ने जुमे के रोज़ कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से मुलाकात की और उनके कम्युनिटी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का वज़ीर आज़म बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस के रहनुमा से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे दलित बिरादरी के तमाम लोग पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए थे और उन्होंने पंजाब को पहला दलित वज़ीर आला देने से मुताल्लिक राहुल गांधी के फैसले को तारीखी करार दिया और उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब में दलित बिरादरी इस फैसले के लिए उनके तय दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रही है। राहुल गांधी ने खुद भी इस मुलाकात को हौसला अफजा और दिलचस्प करार दिया। उन्होंने कहा कि वो दलित बिरादरी के लोगों से मिलकर बहुत खुश हैं। इस कम्युनिटी के लोगों से मिलकर उनके चेहरे पर उन्होंने जो खुशी देखी वो हौसला अफजा थी। इस ताल्लुक से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि आज सुबह दलित बिरादरी के रहनुमाओं के साथ एक दिलचस्प बातचीत हुई। बारिश हो या धूप, हम माशरे के तमाम तबकात के लिए यकसा मौक़े के अपने अज़्म पर कायम रहेंगे। पंजाब के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान हुकूमत और तंजीम में बदलाव की तैयारी कर रही है। बदलाव में पहले कांग्रेस में दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में इन बदलावों का खाका तैयार करने को लेकर इजलासों का दौर जारी है। सचिन पायलट कल से दिल्ली के दौरे पर हैं। जुमे के रोज़ पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। सचिन पायलट आज भी कायदीन से मिल रहे हैं। इन मुलाकातों को राजस्थान में बदलाव से पहले की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। 1 अक्टूबर को कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह के मुजव्विज़ा जयपुर दौरे में वुज़रा एमएलएस की एक मीटिंग का प्रोग्राम है और इस मीटिंग ने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। वज़ीर सेहत रघु शर्मा की भी जुमे के रोज़ राहुल गांधी से मुलाकात की बात सामने आई है। एक और वज़ीर हरीश चौधरी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रियासत के इंचार्ज अजय माकन की राजस्थान को लेकर बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस लीडरशिप ने अब राजस्थान में बदलावों के ब्लूप्रिंट को आखिरी रूप देना शुरू कर दिया है। अक्टूबर में कभी भी इन बदलावों की शुरुआत होने के आसार हैं। पंजाब कैबिनेट के नए वुज़रा की लिस्ट फाइनल हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी 5 वुज़रा की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा 8 वुज़रा वापस कर दिए गए हैं। वहीं नई कैबिनेट में 7 नए वज़ीर शामिल किए जाएंगे। वुज़रा की लिस्ट फाइनल करने के बाद राहुल गांधी वापस शिमला पहुंच गए हैं। वो मीटिंग करने के लिए वो दिल्ली से आए थे। वज़ीर आला चरणजीत चन्नी भी पंजाब लौटे, जिसके बाद उन्होंने गवर्नर BL पुरोहित से मुलाकात की। बाहर आकर वज़ीर आला ने कहा कि कल यानी इतवार के रोज़ शाम 4:30 बजे सभी वुज़रा की हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। आसाम के दरांग में हुए तशद्दुद को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी हुकूमत पर हमलावर हो रही है। इस दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आसाम में तशद्दुद के इशू पर मोदी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर सबके लिए नहीं तो ये फिर
कैसी आज़ादी। राहुल गांधी ने इस ताल्लुक से एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि जब मुल्क में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव, अगर सबके लिए नहीं तो कैसी आज़ादी। वाज़ेह है कि जुमेरात को गैर कानूनी कब्जा हटाने गई पुलिस और मकामी लोगों में तसादुम के दौरान 2 लोगों की मौत वाक़ हो गई थी। वाक़े के बाद से इलाके में अभी तक माहौल कशीदा है। इससे कबल आसाम में तशद्दुद को लेकर कांग्रेस ने वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा पर सवाल उठाए थे। मरकजी हुकूमत ने वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को इटली जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सीएम ममता इस साल अक्टूबर में वेटिकन में होने वाले वर्ल्ड पीस समिट में हिस्सा लेने जाने वाली थी। ये प्रोग्राम मदर टेरेसा पर मरकूज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए ममता को इटली जाने की मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल ये इवेंट जिस लेवल का है उसके लिए एक रियासत के वज़ीर आला की हिस्सेदारी को या पार्टिसिपेशन को सही नहीं समझा गया। इस मीटिंग में जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल, पोप फ्रांसिस और इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रैगी भी शामिल होंगे। टीएमसी के तर्जुमान देबंशु भट्टाचार्य देव ने ममता बनर्जी को इजाज़त नहीं दिए जाने पर कड़ा एतराज़ जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मरकज़ी हुकूमत ने दीदी की रोम यात्रा की इजाज़त नहीं दी, पहले उन्होंने चीन के सफ़र की इजाज़त भी रद्द कर दी थी। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी बुलेटिन के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का इलाका बना हुआ है। इसके चलते अगले 12 घंटे में तूफान तेज़ हो सकता है। साहिली इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ गई है। इस तूफान को गुलाब का नाम दिया गया है। महकमे मौसमियात का अंदाज़ा है कि तूफान की वजह से वेस्ट बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। कलकत्ता पुलिस ने यूनिफाइड कमांड सेंटर नाम से कंट्रोल रूम खोला है। इलाके के सभी पुलिस थानों और एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान नॉर्थ राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा में तेज़ बारिश होने का अंदेशा है। जयपुर के चाकसू में हफ्ते के रोज़ सुबह NH-12 निमोडिया मोड़ पर ट्रक और वैन के बीच एक हादसा हो गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग जख्मी भी हो गए हैं। जख्मियों को चाकसू के सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मारे गए सभी लोग वैन में सवार थे। इनमें वैन का ड्राइवर भी शामिल है। बाकी 5 लोग बरां जिले के कवायद पुलिस स्टेशन इलाके के गौरधनपुरा नियापुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो रीट का इम्तिहान देने सीकर जा रहे थे। वैन में करीब 11 लोग सवार थे। यह हादसा निमोडिया कट के पास हुआ। एक इको वैन बेकाबू होकर ट्रेलर में जा घुसी। इस वाक़े में 5 लोग बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इनका महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अब नज़र डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 5,25,544 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 8,750 लोगों की मौत हो गई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 23,20,58,809 हो गई, जबकि अब तक इस मोजी वायरस से 47,53,904 अफराद मारे गए हैं। दुनिया भर में अब भी 1,86,27,128 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना के एक्टिव मामले 3,01,442 हैं और हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,616 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक इस वक्त रिकवरी रेट 97.78% है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे ज़्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28,046 मरीज सेहतियाब हुए और अब तक पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर 3,28,76,319 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। हफ्तावार मुस्बित शरह फिलहाल 1.99% है, जो कि पिछले 92 दिन में 3% से भी कम है। इसके अलावा यौमिया मुस्बित शरह यानी एक्टिविटी रेट जो परसेंटेज है टेस्ट के मुकाबले वो 1.86% है, जो गुज़िश्ता 26 दिनों से 3% से कम है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जारी सख्तियों में कुछ नरमी का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं, इसीलिए सभी मजहबी मकामात को इबादत के लिए खोलने का फैसला लिया गया है। वज़ीर आला
दफ्तर ने इस सिलसिले में जानकारी मीडिया को दी। वज़ीर आला के दफ्तर का कहना है कि नवरात्रि के पहले दिन 7 अक्टूबर से सभी मजहबी मकामात खोले जाएंगे। इस दौरान कोविड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजमी होगा। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से सभी स्कूल खोलने का भी फैसला लिया गया है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ की मीटिंग के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं तक के क्लासेस खोले जाएंगे। अलावा 5वीं से 12वीं तक के दही इलाकों में वाक़ स्कूल भी खोले जाएंगे। मरकज की मोदी हुकूमत ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि पीएम केयर्स फंड एक सरकारी फंड नहीं है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि हलफनामे के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में लोगों और इदारों के जरिए किए गए अपनी खुशी के मुताबिक अतिये शामिल हैं और ये किसी भी तरह से मरकजी हुकूमत के कारोबार या काम का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा ये किसी भी सरकारी मंसूबे या कारोबार का भी हिस्सा नहीं है। मरकजी हुकूमत और एक अवामी ट्रस्ट होने के नाते ये हिंदुस्तान के सीएजी ऑडिट के मातहत भी नहीं है। अब इस ताल्लुक से कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कुछ तल्ख सवाल पूछे। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मरकज के जरिए अदालत में दाखिल हलफनामे के बाद एक के बाद दीगरे कई ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि पीएम केयर फंड को हुकूमत और मीडिया के जरिए कौमी इमदादी फंड की तरह पेश किया गया, जिसमें सभी हिंदुस्तानी बाशिंदों ने बढ़ चढ़कर अतिया भी दिया, लेकिन मोदी हुकूमत इसे आरटीआई से बाहर क्यों रखना चाहती है? वज़ीर आज़म जी जिम्मेदारी और शफाफियत से क्यों बचना चाहते हैं? कुछ दीगर ट्वीट्स में कांग्रेस तर्जुमान ने मुतअद्दिद सवाल पूछे। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम केयर फंड पर केस में पीएमओ यानी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया? कांग्रेस ने कहा है कि किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है और हुकूमत उनके जायज़ मुतालबात को नहीं सुन रही है, इसीलिए पार्टी 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद की हिमायत करेगी। कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने हफ्ते के रोज़ पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत मंडियों को ख़त्म कर रही है और ज़रूरी क़वानीन के ज़रिए किसानों को तबाह करने के मंसूबों पर काम कर रही है, इसीलिए कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके भारत बंद की हिमायत करके उसे कामयाब बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी। तो पेस्टिसाइड्स हो, बीज हो, हर चीज को जीएसटी के दायरे में 12 से 18% का टैक्स हिंदुस्तान की सरकार ने कृषि पर लगाया। उसके बाद क्या हुआ? 2020 और अभी के वर्ष आधा 9 महीने हो गए 2021 में डीजल के दाम जो 2014 में 55 रुपए 50 रुपए प्रति लीटर के बीच थे, वो आज देश के अधिकांश भाग में 100 रुपए के आसपास चल रहे हैं प्रति लीटर। एक स्टडी के अनुसार पिछले 7 सालों में कृषि की लागत में 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ये सिर्फ कॉस्ट में इंक्रीज है, 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। तो अगर मैं 1 हेक्टेयर का अगर छोटा किसान हूं तो मेरी कृषि की लागत में 25,000 रुपए प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। आप क्या 25,000 रुपए किसान को कंपनसेट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये मैं नहीं, भारत सरकार का आंकड़ा है, 2018-19 का आंकड़ा है और कोरोना के पूर्व का आंकड़ा है कि हिंदुस्तान का किसान कृषि से 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। भारत सरकार का यह आंकड़ा देता हूं कि 2000 सऊदी अरब की तारीख में पहली बार खातून फौजियों ने सऊदी कौमी दिन पर मुनक़िद होने वाली परेड में शिरकत की। मुख्तलिफ फौजी ओहदों पर मामूर सऊदी ख़वातीन ने 91वें कौमी दिन की मुनासिबत से मुनक़िद की जाने वाली दिफाई परेड में भरपूर शिरकत की। सऊदी अरब की दिफाई क़ुव्वत की मज़हर इस परेड को सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी और वजारत दिफा के ताउन से दारुल हुकूमत रियाज़ में मुनक़िद किया गया था। इसी तरह की एक और फौजी परेड जिद्दा में भी मुनक़िद की गई थी। परेड में सैकड़ों और सऊदी शहरियों और मुक़ीमीन ने भरपूर शिरकत करते हुए फौजियों का हौसला बढ़ाया। सऊदी कौमी दिन हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1932 में शाह अब्दुल अजीज़ इब्ने सऊद के शाही हुक्मनामे पर नजद और हिजाज की ममलिकत का नाम बदलकर ममलिकत सऊदी अरब रखा गया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।